नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट पर आज कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस की घोषित उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपना टिकट वापस ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नाम वापस लेने के साथ ही पार्टी पर चुनाव के लिए फंड नहीं देने और पूरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट पर कमजोर उम्मीदवार उतारने के भी आरोप लगाए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसके 7 चरणों में से 2 चरणों का मतदान जो है संपन्न हो चुका है, जबकि तीसरे चरण का जो मतदान है 7 मई को निर्धारित है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी और इस बीच कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने अपना टिकट वापस लौटा दिया है। मोहंती का कहना है कि पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं दिया है। उन्होंने ये आरोप पार्टी पर लगाए हैं। मोहंती ने कहा कि मैंने टिकट वापस कर दिया है क्योंकि पार्टी मुझे फंड देने में सक्षम नहीं थी। दूसरा कारण यह भी है कि 7 विधानसभा सीटों की कुछ सीटों पर जीतने योग्य उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है और इसके बजाय कुछ कमजोर उम्मीदवारों को यहां पर टिकट मिला है। मैं इस तरह से चुनाव नहीं लड़ सकती हूं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने जब वरीय नेताओं को या वरिष्ठ नेताओं से अपनी बात की तो उन्होंने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल करिए। सुचरिता मोहंती ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के खातों पर बैन लगा रखा है और इसीलिए उन्हें फंड नहीं मिल रहा है। उन्होंने पार्टी पर फंड नहीं देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी फंड नहीं दे सकती है। मोहंती ने कहा कि बीजेपी और बीजेड यानी कि बीजा जनता दल बीजेडी के पैसे पर पहाड़ पर बैठे हैं और यह मेरे लिए मुश्किल था। हर जगह धन का अश्लील प्रदर्शन हो रहा है और मैं इस तरह से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं। दरअसल सुचरिता मोहंती ने फंड की कमी के बारे में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी बात की थी। पार्टी की स्थिति को देखते हुए उन्होंने चंदा की भी मांग की और इसलिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी एक कैंपेन शुरू किया था। हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली और आखिरकार उन्होंने टिकट वापस कर दिया है। पुरी से बीजेपी की ओर से संबित पात्रा चुनावी मैदान में है। बता दें कि कांग्रेस में सामने आया यह अकेला मामला नहीं है। इससे पहले इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और उधर यूपी के बुलंदशहर में चुनावी फंड के घालमेल करने का मामला भी सामने आ चुका है। कांग्रेस के बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष राकेश भाटी का एक कथित पत्र भी वायरल हो रहा है और इस पत्र में कहा गया है कि पार्टी द्वारा वाहनों, प्रचार सामग्री, पंपलेट, स्टिकर, हैंडबिल, फ्लैक्स और समस्त चुनाव कार्यालय के संचालन के लिए दिए गए थे और इसमें जो है कुछ पैसे खर्च किए गए। चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया गया और इसी बीच 14 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष विदित चौधरी अपने साथ पार्टी के प्रत्याशी शिवराम बाल्मीकि को लेकर आए और पार्टी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से फोन पर बात कराई। इस तरह के मामले कांग्रेस में आए हैं और इसके बाद वो लोग बचे, फंड को कहकर अपने साथ ले गए और फंड प्रत्याशी के लिए आया, वह अपने हिसाब से खर्च करेंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में भी ये बात आई कि पार्टी के जो मीडिया प्रभारी है शशि भूषण शर्मा समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि 70 से 75 लाख रुपए चुनावी फंड मिला था और इसमें से 35 लाख रुपए की बंदरबाट कर ली गई है। हालांकि यह वायरल हुई इस पत्र को लेकर राकेश भाटी ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो बता दें कि एक के बाद एक कांग्रेस को झटका लगते जा रहे हैं। अब कांग्रेस पर ट्रिपल अटैक की बात सामने आई है। कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। पहले सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना टिकट वापस लौटाया, इंदौर में अक्षय बम ने अपना टिकट वापस लौटाया और अब पुरी से उनको झटका लगा है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी पुरी से, उन्होंने अपना जो टिकट है वो पार्टी को लौटा दिया है। उन्होंने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे फंड नहीं दिया है और यहां से आपको बता दें कि बीजेपी के संबित पात्रा चुनावी मैदान में थे। संबित पात्रा से उनका चुनावी मुकाबला था, लेकिन अब संबित पात्रा की जो राहें हैं बिल्कुल आसान हो चुकी है, यानी कि उनका जो रास्ता है बिल्कुल साफ हो चुका है। अब यहां से संबित पात्रा बीजेपी से सांसद चुने जाएंगे, चूंकि अब उनके मुकाबले में यहां पर कोई नहीं है। कांग्रेस उम्मीदवार ने जो है अपना पर्चा वापस ले लिया है और इसी के साथ हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ेंगे। मैं आपको उन सभी मेहमानों से परिचय करवा देता हूं और इसके बाद हम इस पूरी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में विपिन गुप्ता जी है, बीजेपी नेता, और इसके अलावा परवेज इस्लाम वारसी जी है, कांग्रेस नेता। इसके अलावा नीरज प्रताप शाक्य जी है जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा ज्योतिलाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में कुछ देर में जुड़ेंगे। जब वो जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी सवाल करूंगा, लेकिन सबसे पहले
विपिन गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता है, मैं आपसे ये सवाल ले लेता हूं कि एक के बाद एक कांग्रेस के को झटका लगते जा रहे हैं। पहले सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया और इसके बाद में फिर इंदौर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, लेकिन अब इन दोनों के बीच में पुरी जो सीट है उस पर भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ऐसा ही एक मामला पुरी से सामने आया है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस में कोई आंतरिक कलह है या कोई दबाव की राजनीति है? विपिन गुप्ता जी से लगा। विपिन गुप्ता जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है विपिन गुप्ता जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। सबसे पहले मैं नीरज प्रताप शाक्य जी आपसे ही एक सवाल ले लेता हूं, क्योंकि तकनीकी समस्या है, तकनीकी दुनिया है और लगातार क्या हम संपर्क नहीं बन पा रहा है हमारा। तो मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूं कि कांग्रेस में एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही है, ऐसे झटके पर झटके लग रहे हैं कि एक के बाद एक उनके जो प्रत्याशी है वो सीट छोड़ते जा रहे हैं, मैदान छोड़ते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? नीरज प्रताप जी, मैं आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आपका मोबाइल म्यूट पर है? लगता है आपका मोबाइल फोन जो है म्यूट पर है, उसे अनम्यूट करें आप और फिर अपनी बात रखें। मिले 63% वोट पिछली बार, 16% शालिनी यादव, 14% नीरज प्रताप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे भी हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो बता दें कि अब कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। परवेज इस्लाम जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल 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 सुन पा रहे हैं। परवेज जी, चूंकि आपकी पार्टी से ही ये जुड़ा सवाल है कि ओडिशा की जो लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जो सुचरिता मोहंती है, उन्होंने अपना टिकट वापस लौटा दिया है। मोहंती ने ये पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि उन्हें पार्टी ने फंड नहीं दिया है चुनाव लड़ने के लिए और फंड के अभाव में उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया है। इसके अलावा हमने इससे पहले देखा सूरत में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। इंदौर से भी जो कांग्रेस प्रत्याशी अक्षरबम थे, उन्होंने भी पार्टी से टिकट वापस कर दिया। क्या कारण है कि जो उम्मीदवार है एक के बाद एक अपना टिकट वापस लौटा रहे हैं? देखिए, आरोप नहीं है, ये एक साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। जैसा कि अभी आपने भी कहा कि सूरत में मुकेश दलाल जी द्वारा जो निर्विरोध चुनाव जीत के पूरे भारत में उन्होंने अपने सत्ता का जो प्रदर्शन दिया है कि 14 लोग उम्मीदवारी अपनी वापस ले लेते हैं, 14 लोग उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं और कांग्रेस का पर्चा ही रद्द कर दिया जाता है, तो कहां से चुनाव निर्विरोध हो गया? ये देश देख रहा है कि किस तरह से झंझट का प्रयोग किया जा रहा है। जहां तक देखिए कि सुचित्रा मोहंती जी की बात है, वापस करना, मैं मानता हूँ ये कांग्रेस पार्टी पे आरोप नहीं है, ये से भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बना रही है, जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से भी देश ने देखा है। और जब जाहिर है ये चीज पूरे देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विधायकों की या सांसदों की खरीद फरोख्त करने में अव्वल रही है, पूरा देश ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश मिल गया है देश में कि उनके झूठे वादों से, जुमलों से जनता ने तंग आकर अब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में फैसला लिया है और आने वाली सरकार कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। ये देश भी देख रहा है, जनता पार्टी के नेताओं को भी मालूम हो चुका है। तो उन्हें इस आघात से, डर की वजह से ये लोग कांग्रेस के प्रत्याशियों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। क्योंकि सुचित्रा मोहंती जी का जहां तक सवाल है कि फंड की वजह से नहीं लड़ना चाह रही हैं, आपकी जानकारी के बताओ, आपको पता भी है कि पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी हैं? नहीं, मुझे पता है इस बात का कि पिछली बार वो चुनाव लड़ी हैं और वो एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती है। राजनीतिक परिवार से, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की है 30 लाख रुपए प्रत्याशी की खर्च मिला दी है। अगर उन्हें कांग्रेस के पार्टी फंड पे ही चुनाव लड़ना था तो वो एक शिक्षित उम्मीदवार है, तो उन्हें जान लेना चाहिए थी कि राज्य निर्वाचन आयोग की क्या निहाता है कि 30 लाख रुपए एक प्रत्याशी को खर्च करने की इजाजत निर्वाचन आयोग देता है, तो उन्हें अपनी क्षमता को देखकर ही टिकट को मानना चाहिए था या टिकट को लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये सारी चीजें जाहिर है पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा संदीप पात्रा पार्टी उनको टिकट दे क्यों रही है? ये पार्टी का सिलेक्शन रहता है, जब पार्टी किसी भी उम्मीदवार को टिकट देती है तो सबसे पहले सर्वे करवाती है। वहां पर सर्वे के आधार पर, उनकी बैकग्राउंड के आधार पर, उनकी आर्थिक स्थिति, नहीं वो कितनी सशक्त है आर्थिक तौर पर प्रत्याशी, इसके बाद ये तमाम तालमेल के बाद में उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है। क्या पार्टी ने इन तमाम बातों को जाना, परखा? क्या उनको परखा था पार्टी ने? सर्वे में क्या पाया था पार्टी ने?
क्योंकि पार्टी ने सर्वे में प्रकार सब कुछ चीज है, लेकिन पार्टी के फरकने के बाद ही उन्हें टिकट मिला गया और टिकट जब उन्हें दे दिया गया तो वापस करने की बात आता कि आप समझदार हैं, देश जैसा आपका जिम्मेदार चैनल है, उस माध्यम से कि टिकट रिसीव किया गया, रिसीव करने के बाद वापस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबाव उनके ऊपर है और साजिश है। और देश में चाहते हैं कि सूरत की तरह, गुजरात में जिस तरह मुकेश दलाल जी का इन्होंने निर्दोष चुनाव जीता है, उस तरह से चाहते हैं कि संबित पात्रा जी को भी दोबारा जिताना चाहिए, लेकिन ये धनबल के आधार पर अब इनकी चलने वाली नहीं है। बहुत 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये ऐसा बेनकाब होने जा रहा है और देश उन्हें जवाब दे रहा है कि इंडिया गठबंधन के रूप में इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव में, दूसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आवाज खो गया है कि अब उनकी सरकार जाने वाली है, उनकी विदाई है। लेकिन ठीक है परवेज जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि पूरी जो सीट है यहाँ बीजेडी यानी कि जो बीजू जनता दल है और कांग्रेस है, दोनों ही पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहा है। मैं कुछ फैक्ट्स की बात बताना चाहूंगा। 1952 से लेकर 62, 71, 80, 84 और 96 में यहाँ पर कांग्रेस ने 6 दफा जीत दर्ज की है और 1998 से लेकर ये बीजेडी के पास है, यानी कि बीजू जनता दल के पास है। आपको पता है कि जब 6 दफा यहाँ से आपकी पार्टी का सांसद चुना जा चुका है, तो फिर यहाँ पर जो सुचारिता जी है उनको तो टिकट लौटाना ही नहीं चाहिए था। उनको तो ये जानना चाहिए था कि जब 6 दफा हमारे यहाँ से सांसद चुना जा सकता है, हमारी पार्टी का दबदबा रहा है, तो हम किसी के बहकावे में क्यों आए, किसी के दबाव में क्यों आए? स्पष्ट मैं आपको जवाब दे, देखिए भारतीय जनता पार्टी का सीधा के तहत कर चुका है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होइए या जो वो बात कहते हैं उसे मानिए, नहीं मानेंगे तो आप टीवी के द्वारा वो आपको डराइए। अभी केजरीवाल को देखिए कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दिल्ली में सीएम रहते हुए पद पे और आचार संहिता लागू होने के बाद उन्हें जेल में भेज दिया जाता है कि कहां से देश में संविधान की घंटियां उड़ाई जाती है। उन्हें ये पूरे देश ने देखा है, तो इस तरह से उन पर दबाव है। कहीं ना कहीं आप मानते हो ये एक साजिश है, उनकी साजिश में हम मानते हैं कि साजिश जनता उन्हें नाकाम करने वाली। स्पष्ट संदेश आ रहा है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार। ठीक है विपिन गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विपिन गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है नीरज प्रताप जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से परवेज इस्लाम वारसी जी ने बीजेपी केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि बीजेपी और जो केंद्र सरकार के जो लोग हैं वो विपक्ष के नेताओं पर दबाव बना रही है और दबाव बनाकर ही जो पर्चा वापस लिया जा रहा है, टिकट वापस करवाया जा रहा है। इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, वर्तमान में जिस तरह से जो पर्चा वापस कराए जा रहे हैं, सरकार द्वारा दबाव डाला जा रहा है। आज के समय से जो चुनाव आयोग है वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। आप देखिए दिल्ली में जो हम लोगों का जेल का जवाब बोर्ड से एक वीडियो आया था जो हम लोगों ने एडिट करके बनाया था, उसमें सच्चाई दिखाई गई थी कि आज के समय में जिस तरह तारा सरकार ने माननीय केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, चुनाव में प्रचार न कर सके इसलिए अब उनको बैन कर दिया गया। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट मांगते हैं, चुनाव आयोग उनको नोटिस नहीं देता है। उन्होंने सैनिकों के नाम पे वोट मांगे, पुलवामा के नाम पे वोट मांगे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उनको नोटिस, ये नोटिस सिर्फ विपक्ष के लिए है, ये सीबीआई ईडी का डर सिर्फ विपक्ष के लिए। आज के समय पे जो सूरत में हुआ है, इसके बाद इंदौर में हुआ है और जो पुरी में हुआ है, अगर तानाशाह लोकतंत्र की हत्या करने के बाद अगर भाजपा चाहती है कि जीत जाए, मैं बोलता हूं पुरी में भी ये जीतेंगे नहीं। जो बीजेडी है उनके उम्मीदवार पहले भी जीते हैं। संबित पात्रा जी इस सपने में ना रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन, देखिए ये पर्चे कैंसिल जरूर करा सकते हैं, तानाशाही कर सकते हैं, नियमों की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट को जिता नहीं सकते। जो 400 पार का सपना है वो जुमले तक आ गया है। जिस प्रकार अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को बयान आ रहे हैं जो कह रहे हैं माताओं बहनों का मंगलसूत्र खतरे में है, आप कह रहे हैं गाय भैंस आपकी खतरे में, आपकी प्रॉपर्टी खतरे में है। क्या 70 साल से जब से देश आजाद हुआ है सबको मौलिक अधिकार मिले, लेकिन आज के समय पे लोगों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं। जिसको मर्जी है उसको जेल में डाला जा रहा है, जिसके चाहे उसके पर्चे कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन आरोप है, तभी तो देखिए आरोप है उन पर, इसलिए उनको जेल में डाला नहीं गया है। उन पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, इसलिए जो हमारी संस्था है ईडी है, ईडी ने उनको ईडी ने अपने कब्जे में लिया है, तो वो ये पूछताछ कर रही है, उनको कहां जेल में डाला है? अभी कल का माननीय अमित शाह जी का बयान था, हाँ, तो माननीय होता कि केजरीवाल जी को विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की, जिससे वो चुनाव प्रचार न कर सके और उनके दबाव बनाए जा सके। यही जब आपका गुजरात का चुनाव चल रहा था, हिमाचल का चुनाव चल रहा था, तभी सीबीआई और ईडी की रेड पड़ रही थी। यही छत्तीसगढ़ में हो रहा था।
जब आपकी पार्टी में आ जाते हैं, जिनके पास जो है सीबीआई और ईडी की रेड बनने के बाद जांच चल रही होती है, उनकी फाइलें गुम हो जाती हैं, उनके आरोप आप जो है खारिज कर देते हैं, उनको जमानत दे देते हैं। लेकिन एक ऐसे लोगों की, रुक जाइए थोड़ा सा, लोगों के कहने पे जिसने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया, और जैसे ही उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बोला, वैसे ही उसको बेल दी थी। ये क्या बताता है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक टिप्पणी की है कि ऐसी घटनाएं न की जाए। केजरीवाल जी की अंतरिम बेल पर सुनवाई होगी, और हो सकता है माननीय केजरीवाल से जल्द सुप्रीम कोर्ट की वजह से ठीक है, ये तो कोर्ट तय ही कर देगा। कोर्ट में उनका मसला है, कोर्ट तय करेगा बेल देनी है या नहीं देनी है। कोर्ट के समक्ष में ये मामला है, और कोर्ट के ही ये तय करने दीजिए। हम और आप कौन हैं? विपिन गुप्ता जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से परवेज इस्लाम जी ने कई गंभीर आरोप लगाए, नीरज जी भी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, दबाव बनाकर के पर्चा वापस लिया जा रहा है। टिकट के लिए आपने वापस देने के लिए दबाव बनाया, इसलिए सुचारिता जी ने टिकट वापस कर दिया। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे विपिन गुप्ता जी? विपिन गुप्ता जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विपिन गुप्ता जी, जिस प्रकार से आपकी पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, आप क्या कहेंगे? आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं विपिन गुप्ता जी? सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ज्योतिलाल जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हम ये बयान देख रहे हैं, कहीं मंगलसूत्र की बात चल रही है, कहीं भैंस गाय की बात चल रही है। इसमें जो विपक्ष के नेताओं को जिस प्रकार के टारगेट करने की बातें चल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जो विपक्ष के नेता है उनको दबाव बनाकर की जो पर्चा है वापस लिए जा रहे हैं, सूरत, इंदौर और अब पुरी। क्या कहेंगे आप ज्योतिलाल जी? सवाल दोहराएंगे? सर, मेरा सवाल ये था, जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाए हैं, विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है, जो इंडिया गठबंधन है उनके लोग आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार या बीजेपी के दबाव में आकर चुनाव आयोग काम कर रहा है, और इसी के तहत जो विपक्ष के नेता है उनका पर्चा या टिकट वापस लिया जा रहा है। क्या वाकई उन पर दबाव है या वो अपनी मर्जी से टिकट वापस कर रहे हैं? जैसा कि हमने पुरी से अभी देखा, कांग्रेस की उम्मीदवार जो सुचारिता थी, उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया। पार्टी पर ही आरोप लगाया उन्होंने कि पार्टी ने हमको पैसे नहीं दिए, फंड नहीं दिए, इसलिए हमारे पास में चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। देखिए, ये बात तो मेरे हिसाब से पूरी तरह सही नहीं है कि उनको दबाव देकर के पर्चा वापस कराया जा रहा है। लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए सबको आजादी है। और जहां तक बात यह है कि सुचारिता जी का जहां तक सवाल है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास पार्टी की ओर से फंड उपलब्ध नहीं कराया गया, ऐसे में ठीक से मैं चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी बात में ये दम है कि उनके पास संभवतः आर्थिक रूप से वो उतनी अपने आप को मजबूत नहीं समझ रही है कि वो चुनाव प्रचार, क्योंकि वर्तमान में आप देखेंगे कि जो चुनाव लड़ रहे हैं हम, उसमें धन का बहुत महत्व हो गया है। पहले होता था कि जनता भी पसंद करती थी कि जो प्रत्याशी सबसे कमजोर होता था, उसी को, गरीब प्रत्याशी होता था, उसी की मदद भी करते थे, सहयोग भी देते थे, और उनके चुनाव प्रचार में भी चलते थे। तो कहीं ना कहीं सुचारिता जी को भी ये लग रहा है कि ऐसे में धनबल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस पे भी कहीं ना कहीं एक डिबेट होने की जरूरत है कि ऐसा क्यों वो अपना पर्चा वापस कर रही है। अगर वो धन के अभाव में ऐसा कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो धन उपलब्ध कराए, प्रत्याशी जो कमजोर प्रत्याशी है उनको लड़ने के लिए। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करे? सरकार ऐसा क्यों करे? लेकिन लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना, तो सरकार को भी इस पे कहीं ना कहीं ये पहल करनी पड़ेगी। लेकिन जो पार्टी का नेता है वो दूसरी पार्टी का नेता है, और जो सरकार में है वो दूसरी पार्टी है। तो दूसरी पार्टी की सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि उन्हीं के विपक्ष का नेता चुनाव में उनको फंड दिया जाए और वही जीत जाए? अगर कहीं ना कहीं उनको फंड उपलब्ध करवा दिया गया और उन्हीं के पार्टी के नेताओं को हरा दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी ना। सरकार ऐसा क्यों करेगी? नहीं, हम सरकार की बात नहीं कर रहे, हम संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, हम सरकार की बात नहीं कर रहे। सरकार कांग्रेस की रही हो, सरकार भाजपा की हो, कहीं ना कहीं जो कमजोर प्रत्याशी हैं उनको लड़ने के लिए
एक फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं, ये जिम्मेदारी पार्टी की है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हम लोकतंत्र की अगर बात करते हैं, लोकतंत्र में सभी को, अभी देखिए हम अगर कुछ इलाकों की बात करें तो हमने 1 रुपए से भी चुनाव जीतते हुए देखा है। इसी लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, इसी इंडिया की हम बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। भारत में कई ऐसे प्रत्याशी पड़े हैं, कई उम्मीदवार पड़े हैं जिन्होंने गरीबी में साइकिल से चलकर पार्टी को खड़ा किया, अपने आप को खड़ा किया और चंद पैसों से जीते, रुपयों से जीते। उनने तो लाखों करोड़ों खर्च नहीं किए। तो ये पार्टी की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो अपने कैंडिडेट को पैसे उपलब्ध करवाए, फंड उपलब्ध करवाए। सरकार की जिम्मेदारी यहाँ कहाँ है? सरकार चाहे तो जन कल्याणकारी योजना चला सकती है, वो एक अलग मसला है। देखिए ये तो अपवाद की बात, जब जो आप बात बता रहे हैं ये अपवाद की बात है। हमारे यहाँ बिजनौर की मैं बताऊं, हमारे पार्लियामेंट का प्रत्याशी निर्विरोध जीता है यहाँ पर। बिल्कुल जीते हैं। किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, मुकंदी सिंह पहली बार ऐसा था, निर्दलीय जीते वो, और उनके मुकाबले पे किसी ने पर्चा ही नहीं भरा था और वो निर्दलीय जीत गए। ये अपवाद है। लेकिन जहां तक सुचारीदास मोहंती जी की बात है कि उन्होंने अपना नामांकन पत्र चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, नामांकन पत्र वो टिकट वापस कर दिया, तो इसमें इस व्यवस्था पे भी सवाल उठा रहे हैं। और पार्टी को जहां तक बात है लोकतंत्र में सुचारीता जी का जो ये सवाल है, इसमें मैं मानता हूं कि पार्टी को कहीं ना कहीं उनकी मदद करनी चाहिए, देखना पार्टी को बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उन्होंने अपने आरोपों में कहीं भी किसी भी तरीके से ना तो बीजेपी का जिक्र किया उन्होंने और ना ही केंद्र सरकार का जिक्र किया, ना ही उन्होंने ये जिक्र किया कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया है। चलिए ठीक है, विपिन गुप्ता जी के पास में मैं लौटकर वापस आना चाहूंगा। विपिन गुप्ता जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी समस्या के चलते उनसे फिर हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। परवेज जी मैं आपके पास में लौट के आना चाहूंगा, समय का हमारे पास में अभाव है। क्या आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब हम उसको टिकट दे रहे थे तो तमाम बातों को समझा जाए, और अगर जब आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया ही था तभी उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं है इसलिए मुझे टिकट मत दीजिए, किसी और को दे दीजिए? अब वो आरोप लगा रही है पार्टी पर। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। आप जानते हैं आरोप और मानसिकता ये दोनों भी चीजें हैं। लेकिन जहां तक पैसों की बात है, सुचित्रा जो मोहंती जी है 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और 2,62,800 वोट ने यहाँ पे दिए थे। तो ये इस तरह ये कौन से पैसे से दे? अगर पैसे का महत्व भारतीय जनता पार्टी ने देश में इतना बढ़ा दिया है तो राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन से हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। तो उनकी एलिमिनेशन है जो खर्च का एक ब्यौरा देना होता है, उसी की गाइडलाइन के अनुरूप हम खर्च सकते। लेकिन पार्टी पे आरोप लगाना ये बिल्कुल निराधार है। गलत से हम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की और ये पूरे देश में ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्योंकि आप बता रहे हैं कि दबाव भी बनाया गया है। लेकिन उन्होंने परवेज जी अपने किसी भी बयान में जो ईमेल किया है उन्होंने केसी वेणुगोपाल जी को, मैंने वो ईमेल पढ़ा है, उनमें कहीं भी एक भी लाइन में एक भी शब्द में उन्होंने बीजेपी का जिक्र नहीं किया है। तो किस बिना पर आप ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी का दबाव था या सरकार का दबाव था? ईमेल में लिखा देखिए पीछे कौन लिखवा रहा है? ये ईमेल पढ़ना और अंतर की भावना जानना, उनकी मनोभावना क्या है, क्या वास्तविकता क्या है, ईमेल की क्या भावना हो सकती है सर? उन्होंने तो शब्दों के माध्यम से अपनी बात रखी है, उन्होंने तो पार्टी पर बात रखी है। उन्होंने तो कहीं भी एक लाइन में, कहीं भी एक शब्द में उन्होंने बीजेपी सरकार का जिक्र नहीं किया कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया है। नहीं, दबाव नहीं बनाया, लेकिन पार्टी की तरफ से ऑफर किया जाता है। लेकिन ऑफर का मतलब ये नहीं होता कि जिम्मेदारी होती है। पार्टी देखती है कि जहाँ प्रत्याशी मतलब एक तरह से मतलब वन में अपने मजबूत हो रहा है तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरी सहायता। तो क्या बीजेपी संबित पात्रा की जगह इनको रिप्लेस कर रही है वहाँ पर? अब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं संबित पात्रा बीजेपी के उम्मीदवार है वहाँ पर, संबित पात्रा जी के सामना था? क्या आप इसके इस बयान से ऐसा लग रहा है क्या बीजेपी संबित पात्रा की जगह सुचारिता जी को रिप्लेस करना चाहती है? सर हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी बिल्कुल चुनाव नहीं आता है, डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि तरह से मतलब डिक्लेरेशन। और उनके सामने रास्ता क्लियर हो चुका है, संबित पात्रा वहां निर्विरोध जीतने की कगार पर हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि अब वहां पर रिप्लेस किया जाएगा? या दबाव था या बीजेपी ने ऑफर दिया था? नहीं है। संबित पात्रा जी आप देखेंगे कि 2019 में भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं और अगर ये निर्विरोध जीतने की कगार पे होते तो इन्हें 5,26,607 वोट मिला है 2019 के अंदर लोकसभा में। अगर ये जीतने की कगार पे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन्हें जीतने की कगार पे जरूर कहा जा सकता है कि वो इन्हें जिताना चाहती है। जिस तरह से सूरत में हुआ है, गुजरात के सूरत में हुआ है, और सबने देखा है कि मुकेश दलाल जी ने 14 लोगों का पर्चा वापस होना और एक कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द किया जाना, ये एक बिल्कुल रणनीति है और ये स्पष्ट संदेश है कि देश में शिक्षित समाज जो है वो इस चीज को समझ रहा है और जान रहा है। इसीलिए इंडिया गठबंधन को परिवर्तन के रूप में वो ला रहा है और सर्व समाज को 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि जनता का क्या फैसला है और देश में राहुल गांधी
के नेतृत्व में जो सरकार इंडिया गठबंधन की उसमें जो सरकार आएगी, ये पूरा देश देखेगा कि इनकी अब तैयारी हो चुकी है। जनता इनके खोखले वादों से, जुमलों से 15 लाख रुपए किसी के खाते में नहीं आए, आज तक कोई बात नहीं करता 15 लाख रुपए। और अमित शाह जी जिम्मेदार चैनल से बैठकर कहते हैं कि 15 लाख रुपए का जुमला था। आप इतनी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक पार्टी के इतने बड़े सीनियर पदाधिकारी होकर कहते हैं कि वो जुमला था। क्यों नहीं आए 15 लाख? आपने कहा था कि देश का पैसा आएगा, गरीबों में नहीं आए। तो अब जुमलों को, ये वास्तविकता को आपकी जनता समझ चुकी है और इसका 4 जून को स्पष्ट संदेश आएगा। 4 जून का वेट करते हैं। 4 जून में किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये जनता अपना मत देगी। अभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग है। जनता अपना जो मत है वो मतपेटी में देगी। फिलहाल नीरज जी, मैं आपके पास में अंतिम सवाल लेकर आ रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया कि आपके नेता को वहां पर बैन कर दिया गया, मैं ये सवाल तभी आपसे पूछना चाहता था, लेकिन मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ, किस डॉक्यूमेंट पर ये लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी कैंपेन में बैन है? किसने किया है? देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं वो व्यक्ति खुद दोषी है और उसने 55 करोड़ रुपए इनको बॉन्ड के द्वारा चंदा दिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, ये बीजेपी कह रही है मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो आम आदमी पार्टी को भी मिले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा तो आम आदमी पार्टी को मिले हैं, कांग्रेस को भी मिले हैं, बीजेपी को मिले हैं। हाँ, यही पे बात आती है कि जिस कंपनी के पास 1 पैसे की संपत्ति नहीं, जिसका परमानेंट ऑफिस नहीं है, वो बीजेपी को 1300 करोड़ रुपए का चंदा देती है। जैसे ही सीबीआई ईडी की रेड पड़ती है, वैसे ही वो बीजेपी को चंदा दे देती है। और जो चंदा देता है उसको ठेका मिल जाता है। चाहे वो मेधा इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए आप, चाहे आप जो है किसी भी कंपनी लीजिए। इवन तो इन्होंने गौ माता, जो गौमांस निर्यात करने वाली कंपनी है, उनसे भी 250 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया है। माननीय केजरीवाल जी के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति आरोप लगा रहा है जो खुद दोषी है और सिर्फ बयान है। अभी मैं कह दूं कि माननीय अमित शाह जी को मैंने 100 करोड़ रुपए लिए हैं, क्या अमित शाह जी को जेल में डाल दिया जाएगा? लेकिन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9 समन भेजे थे, एक के बाद एक लगातार ईडी समन भेजती रही और ये बुलाती रही कि आप कम से कम पक्ष तो रखिए, आइए आप। वो क्यों नहीं गए? अगर वो पाक साफ थे, उनका दामन साफ था, तो उनको पहले ही समन पर जाना चाहिए था। यहाँ उन्होंने मिस्टेक की है ना। नहीं, अमित शाह जी ने अभी कहा था, बयान में कहा था, एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप बताइए कि माननीय केजरीवाल जी, तो उन्होंने कहा कि माननीय केजरीवाल जी अगर पहले ही ईडी के समन पे आ जाते तो उनको जेल में डाल दिया जाता। यही आशंका माननीय केजरीवाल जी ने पहले भी जताई थी। जब मेरी मुलाकात हुई, मीटिंगें हुई, वैसे केजरीवाल जी ने ये कहा था कि अगर ईडी मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी, अरविंद केजरीवाल ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि अगर ईडी मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी तो मैं ईडी के सामने पेश होने वाला हूं। क्या ये डर पहले था उनको? अगर उनके चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था तो ये स्टेटमेंट उनको देना ही नहीं था। जिस प्रकार से ईडी का कन्विक्शन रेट है, आप देखिएगा, जिस प्रकार से ईडी ने लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की यहाँ रेट डाली और जिसमें टोटल 25 लोगों ऊपर कार्रवाई हुई। अब आप समझिए, जिसका रेट ही 0.1% भी ना हो, आधा % भी ना हो, आप कैसे विश्वास करते? सिर्फ ये विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्लस आपका आज के समय पे जो मोदी आप दोबारा फिर वही कह रहे हैं कि विपक्ष को डराने धमकाने की, लेकिन ये ऐसा लग नहीं रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी का ये आंतरिक मामला नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर नहीं जानना चाहिए था? दूर रखने का तरीका है इनके पास, और कुछ नहीं है। माननीय केजरीवाल जी को चुनाव से दूर रखने का तरीका। चलिए ठीक है। अब हमारे पास में क्या है सर, समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना पड़ेगा। आप सभी ने अपना अपना मत यहाँ पर रखा, अपने अपने विचार व्यक्त किए, सभी का शुक्रिया। तो बता दें कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक लगातार झटका लगते जा रहे हैं। पहले सूरत, इंदौर और अब पुरी से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। पुरी से कांग्रेस की प्रत्याशी ने यहाँ से टिकट लौटा दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता ने टिकट ये कहकर लौटा दिया है कि पार्टी ने उन्हें प्रचार करने के लिए फंड नहीं दिया है और बीजेपी के संबित पात्रा से उनका कड़ा मुकाबला होने वाला था, लेकिन उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मुझे पार्टी की तरफ से फंड नहीं मिला है, इसलिए मैं अपना पर्चा वापस करती हूं, टिकट वापस करती हूं। इन तमाम आरोपों के बाद में कांग्रेस पार्टी पर लगातार ट्रिपल अटैक होते नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही चरणों का मतदान संपन्न हुए हैं। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को है। उससे पहले ही, वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी को फिर झटका लगा है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।